असम भारत का एक खूबसूरत राज्य, पर जितने सुंदर इसके जंगल, नदियां और चाय के बागान हैं, उतने ही खौफनाक हैं यहाँ के किस्से। ठंड में आग तापने को मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। हाँ भाई, इसी बहाने सब एक साथ बैठ भी जाते हैं और हम सबके बीच अच्छी बातचीत भी हो जाती है। अरे हरी बेटा, आओ बैठो। नमस्ते काका। इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? मेरा बेटा है ना शिवन, उसका शहर के एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ है। बस उसे ही शहर में उसके हॉस्टल तक छोड़ कर आया हूँ। अच्छा किया बेटा। गांव में तो खेती बाड़ी के अलावा कुछ काम है नहीं। बस मैंने भी यही सोचा, और वैसे भी वो पढ़ाई में बहुत होशियार है। फिर तो तुमने सही फैसला लिया। अच्छा काका, मैं भी अब थक गया हूँ तो चलता हूँ। अरे क्या हुआ काका, हरी के जाने के बाद आप एकदम उदास और चुप हो गए। हाँ काका, मुझे भी आपके चेहरे पर उदासी के साथ साथ डर भी साफ नजर आ रहा है। क्या हरी की बातों से कोई खौफनाक किस्सा याद आ गया? बेटा, किस्सा नहीं, जिंदगी की सच्ची घटना है। अच्छा, फिर तो आपको बताना ही होगा, आखिर हुआ क्या था? बेटा, इस घटना ने बहुत से लोगों की जिंदगी पर गहरा असर डाला था। ये बात सन 1980 के आसपास की है। उस समय अपने गांव का एक लड़का शेखर यहाँ से कोसों दूर दिल्ली जैसे बड़े शहर में पढ़ाई करता था। जब से वो गया था, एक बार भी गांव नहीं जा पाया। जब भी उसकी छुट्टियां आने का समय होता, उसके पिताजी पत्र में कुछ ना कुछ कारण बताकर उसे गांव में आने से मना कर देते और वो उदास हो जाता। तो स्टूडेंट्स, आज आपका ये लास्ट एग्जाम था। रिजल्ट आने तक आप सबकी छुट्टियां हैं। एंजॉय योर हॉलीडेज। और बताओ शेखर, इस बार घर जाओगे या हर साल की तरह हॉस्टल में अकेले रहोगे? नहीं यार, अब की बार मैं गांव जरूर जाऊंगा। पिताजी हर बार किसी न किसी कारण से घर आने से मना कर देते हैं, पर मेरा बहुत मन करता है माँ, पिताजी और मेरी बहन गीता और अपने दोस्तों से मिलने का। इसीलिए मैंने कल की ट्रेन की टिकट भी बुक कर ली है। अब छुट्टियों के बाद मिलते हैं। अब अगले साल छुट्टियों का समय आया तो उसने घर जाने का पक्का प्लान बना लिया। अगले ही दिन उसने ट्रेन पकड़ ली और 2 दिन और 1 रात का सफर करने के बाद वो गुवाहाटी से थोड़ा आगे गांव के पास वाले स्टेशन पर उतरा। ट्रेन उसे छोड़कर आगे बढ़ गई। वो सर्दियों का समय था। शेखर ने ठंड से सिकुड़ते हुए इधर-उधर देखा, पर उसे स्टेशन पर कोई नहीं दिखा। स्टेशन एकदम सुनसान था। शेखर आगे बढ़ा और स्टेशन से बाहर निकल आया, पर यहाँ भी सन्नाटे के अलावा कुछ न था। उसने आसपास देखा, पर कोई ऑटो या रिक्शा तो छोड़ो, कोई आदमी भी नहीं था जिससे मदद मांग सके। वो क्या करे, कैसे घर जाए? इसी उधेड़-बुन में खड़ा ही था कि उसे एक बैलगाड़ी आती दिखी। शेखर ने आगे बढ़कर गाड़ीवान से पूछा, काका, मधुपुर चलोगे क्या? गाड़ीवान ने मुझे ऐसे देखा जैसे भूत देख लिया हो। शेखर थोड़ा हिचकिचा गया। फिर गाड़ीवान थोड़ा हड़बड़ा कर बोला, कौन हो तुम और इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे माधोपुर जाना है, पर यहाँ कोई ऑटो या रिक्शा ही नहीं दिख रहा। क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं माधोपुर तो नहीं जा रहा, पर तुम्हें कुछ दूर तक छोड़ सकता हूँ। शेखर उस बैलगाड़ी में बैठ गया और बैलगाड़ी जंगल के सुनसान रास्ते पर चल पड़ी। शेखर को लगा बूढ़ा गाड़ी वाला थोड़ा डरा हुआ था, तो उसने पूछा, काका, क्या बात है? आप डरे हुए क्यों लग रहे हो? बेटा, तुम्हें इस समय यहाँ नहीं होना चाहिए था। लोग कहते हैं रात के अंधेरे में सुनसान जगह पर छलावा घूमता है। अच्छा, इसलिए आप स्टेशन पर मुझे देखकर डर गए थे। बेटा, तुम तो मेरे सामने खड़े थे। छलावा तो पीछे से पुकारता है, रूप बदलता है। इसलिए अगर तुम्हें सुनसान जगह पर किसी अपने की भी आवाज सुनाई दे तो रुकना मत, और पलट कर तो बिल्कुल मत देखना। तब तक गाड़ी वाले के गांव का रास्ता आ गया और शेखर बैलगाड़ी से उतर गया। बेटा, ये रास्ता माधोपुर जाएगा, पर तुम मेरी बातों का ध्यान रखना, किसी पर विश्वास मत करना। ठीक है काका, धन्यवाद। अब शेखर अकेला सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ रहा था।
ऐसे सुनसान रास्ते और घोर सन्नाटे में अपनी ही परछाई से भी उसे डर लग रहा था। दूर कहीं से उल्लू की आवाज सुनाई देती तो उसे गाड़ीवान की भूत प्रेत और छलावा वाली बात याद आ जाती। अपने आप को हिम्मत देते हुए आखिरकार वो गांव पहुंच ही गया और थोड़ी चैन की सांस ली। शुक्र है कि गांव पहुंच गया, वरना रास्ता तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर ये चैन 1 सेकंड का ही था। उसने देखा गांव में घोर अंधेरा और गहरा सन्नाटा पसरा था। खामोशी ऐसी कि उसे केवल अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। हवा भी मानो डरकर पेड़ों में छिप गई हो। किसी वीराने में भी ऐसी खामोशी न होगी जितनी गांव में छाई थी। वो धीरे धीरे हैरानी से आगे बढ़ने लगा और थोड़ी देर में उसे उसका घर दिख गया। चलो लो, घर तो आया। माँ दरवाजा खोलो, मैं शेखर। सो गए क्या? पिताजी दरवाजा खोलो। माँ दरवाजा खोलो। घर के अंदर उसके माता पिता और बहन दम साधे चुपचाप बैठे रहे, पर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। और बाहर शेखर दरवाजा खटखटा ही रहा था कि तभी अचानक चारों तरफ गहरा कोहरा छा गया। वो हैरान रह गया कि इतना कोहरा अचानक ही कैसे छा गया। वो घबराकर यहाँ वहाँ देखने लगा और उसने देखा कि कोहरे के बीच 2 भयानक लाल आंखें चमक रही थीं। और जब कोहरा छटा तो शेखर की आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। उसने देखा एक भयानक औरत सफेद साड़ी पहने हुए कोहरे के बीच से निकली। उस समय एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था और उसके खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी साड़ी का पल्ला ऐसे उड़ रहा था जैसे जोर की आंधी आई है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगी। जब वो आगे पैर बढ़ाती तो लगता जैसे अंगारों पर कदम रख रही है। डर से कांपता शेखर ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया। उसने जैसे तैसे अपने आप को हिम्मत दी और छिपने के लिए जगह ढूंढने लगा। जब कहीं जगह नहीं मिली तो एक घर की दीवार के पीछे छिप गया। अब उसे समझ आने लगा कि गांव में इतनी खामोशी क्यों थी। ऐसे ही कुछ मिनट निकल गए। उसने अपनी दम ऐसे साध रखा था कि कहीं वो चुड़ैल उसकी सांसों की आवाज भी न सुन ले। पर वो तो थी ही शिकार की तलाश में। वो शेखर के पीछे आकर खड़ी हो गई और हमारे गांव के ही एक लड़के अमन का रूप ले लिया। शेखर को बिल्कुल भी पता न चला कि खतरा उसके पीछे खड़ा है। वो वहीं दीवार के पास बैठा रहा। चुड़ैल, जो अब अमन भैया का रूप ले चुकी थी, पीछे से शेखर के कंधे पर हाथ रखा और उनकी आवाज में बोली, शेखर मेरे साथ चलो। शेखर ऐसा डरा कि ठंड में पसीने से तरबतर बस चीखने ही वाला था कि अमन ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा। चुप रहो और मेरे साथ चलो। सब लोग तालाब के पास हैं। हमें भी किसी तरह वहां पहुंचना होगा। ये बहुत जरूरी है। अमन भैया, ये क्या हो रहा है? वो औरत कौन है? मुझे बहुत डर लग रहा है। आप कुछ तो बताओ। अभी रुककर बात करने का समय नहीं है। जल्दी चलो मेरे साथ। आप चुप क्यों हो गए काका? आगे बताइए ना, क्या हुआ? क्या किसी को पता चला शेखर के साथ क्या हुआ? हाँ बेटा, वो बदनसीब मैं ही हूं जिसने उस रात का वो सारा खौफनाक मंजर देखा था। जब शेखर ने अपने घर का दरवाजा खटखटाया, मैं तब से ही उस पर नजर रखे हुए था। वो भागकर मेरे ही घर की दीवार के पीछे छिपा था, पर तब तक मैं यही समझ रहा था कि वो शेखर नहीं चुड़ैल है। वो तो जब मैंने दरवाजे के एक छेद से उसे रूप बदलते देखा, तब मुझे समझ आया कि वो असली शेखर है। जब उनकी आवाज आनी बंद हुई तो मैं हिम्मत करके शेखर के घर गया और दरवाजा खटखटाकर उन्हें बहुत बार आवाज दी, काका दरवाजा खोलो। पर उन्होंने मुझे चुड़ैल समझा। मैंने और भी घरों के दरवाजे पर गया, पर सब खौफ में थे। सब ने मुझे चुड़ैल समझा और कोई बाहर नहीं निकला। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं, तो मैं भी डरते डरते हिम्मत करके तालाब की ओर चल दिया। उधर शेखर भी चुपचाप अमन रूपी चुड़ैल के साथ जा रहा था। उस गहरे सन्नाटे में उनके कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी।
थोड़ी देर बाद ही वो गांव से बाहर पहुंच गए और तालाब वाले रास्ते की तरफ चल पड़े। जब वो तालाब पर पहुंचे तो शेखर ने देखा वहां तो कोई भी नहीं था। उसने अमन से पूछा, भैया, आप तो बोल रहे थे कि गांव के सब लोग यहाँ हैं, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहाँ है सब? लेकिन तभी अमन भैया की आंखें लाल चमक उठी, बाल बड़े बड़े होकर हवा में लहराने लगे और वो उसी भयानक चुड़ैल में बदल गया। वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी और शेखर को लग रहा था कि उसकी मौत उस पर ठहाके लगा रही है। मैं ये सब एक पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा था। शेखर ने डरते डरते पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? आज पहली बार किसी ने मुझसे ठीक सवाल पूछा है। मेरा नाम सावित्री है और मैं इसी गांव में अपने पति और बेटे के साथ रहती थी। बीमारी के कारण मेरे पति चल बसे। तब गांव के सरपंच की गंदी नजर मेरे खेतों पर पड़ी। एक रात उसने मेरे बेटे को मारने की धमकी देकर मुझसे जमीन के कागज पर अंगूठा लगवा लिया, पर उसने हमें नहीं छोड़ा और हमारी जिंदगी खत्म कर दी। तब ये तालाब सूखा था। उसने हमें इसी तालाब में दफना दिया। कुछ समय बाद बारिश हुई और ये तालाब पानी से भर गया, लेकिन मेरी रूह जाग गई। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। इसमें मेरी क्या गलती है? इस गांव के किसी भी इंसान ने हमारे जिंदा रहते हुए हमारी कोई मदद नहीं की और ना ही हमारे मरने के बाद किसी ने हमारी खोज खबर लेने की कोशिश की। तो फिर मैं क्यों किसी पर दया करूं? ये कहकर उस चुड़ैल ने शेखर को हवा में उठा लिया और उसके साथ पानी में समा गई। ये सब देखकर मैं बेहोश हो गया। अगले दिन जब मुझे होश आया तो शेखर की लाश पानी में तैर रही थी। मैं भागा भागा गांव गया और सबको सारी बात बताई। शेखर के परिवार के साथ साथ सारा गांव पछता रहा था। उसके बाद सब गांव वालों ने सरपंच को पकड़ लिया और रात होने का इंतजार करने लगे। और जब वो आई तो सरपंच को उसके हवाले कर दिया और सब ने उससे माफी मांगी। और तालाब ने जो भी थोड़े बहुत उसके और उसके बेटे के शरीर के अवशेष बचे थे, उन्हें निकालकर उनका अच्छे से अंतिम संस्कार किया। बस तब के बाद गांव में कोई साया नहीं दिखा, पर मेरे मन में हमेशा यही पछतावा रहता है कि काश मैं उसे बचा पाता।